सनराइज न्यूज़ के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की बात में अहम मुद्दों को लेकर हम चर्चा करते हैं। अमिताभ हमारे साथ हैं और आज बात उत्तर प्रदेश की होगी, जहां उत्तर प्रदेश में अयोध्या अब एक राजनीतिक केंद्र बनता जा रहा है। दरअसल आम आदमी पार्टी की भी तिरंगा यात्रा की शुरुआत हुई और उसका समापन अयोध्या में होगा। और इस तथ्य को भी हर कोई बेहतर ढंग से जानता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी अयोध्या एक चुनावी मुद्दा रहा है और अभी भी राम मंदिर के निर्माण होने तक आने वाले विधानसभा चुनाव में भी राम मंदिर अयोध्या एक बड़ा मुद्दा बीजेपी के लिए रहेगा। उधर राष्ट्रपति भी अयोध्या पहुंचे हैं और अयोध्या में उनका पहुंचना क्या संदेश देता है, तमाम मुद्दे रहेंगे जिस पर हम चर्चा करेंगे। और इसके परिप्रेक्ष्य में जो उत्तर प्रदेश में अलग अलग पार्टियां चुनावी रणनीति बना रही हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। अमिताभ, अयोध्या राजनीतिक केंद्र बनता जा रहा है। हमने देखा एक लंबे समय से अयोध्या को लेकर सियासत रही है और सियासत अयोध्या के नाम पर भी रही। अब क्या कुछ चल रहा है? देखिए शाकिर, अगर बात की जाए अयोध्या की, तो अयोध्या धीरे धीरे अब जैसे चुनाव जितनी नज़दीक आता जा रहा है उसी हिसाब से अयोध्या हर पार्टी की एक प्रिय स्थल बनती चली जा रही है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जब मायावती ने अपनी ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत की तो सतीश मिश्रा को ये जिम्मेदारी दी गई थी ब्राह्मण सम्मेलन की, क्योंकि सतीश मिश्रा अभी बसपा के कद्दावर नेता हैं। तो उन्होंने भी अपनी जो शुरुआत की वो अयोध्या से ही शुरू किया उन्होंने। तो अब अखिलेश यादव का भी अयोध्या के लिए रहता है कि वो भी अयोध्या को लेके अक्सर बयान देते रहते हैं कि बीजेपी ने नहीं करवाया, ये हुआ वो हुआ। फिर उसके बाद अभी आम आदमी पार्टी भी अपनी यात्रा जो तिरंगा यात्रा शुरू कर रही है वो जाके अयोध्या में ही ख़त्म होने वाली है। तो अगर आप देखेंगे पिछले कुछ समय से ये ट्रेंड चल गया है कि अयोध्या को जैसे, क्योंकि अगर मेरा ये मानना है कि अगर आप 2022 का चुनाव अयोध्या के मुद्दे पे लड़ेंगे तो आप बीजेपी को कभी भी शिकस्त नहीं दे सकते, क्योंकि बीजेपी ने ही अयोध्या का जो मामला है या जो मुद्दा था या जो सुलझा, वो अगर कह ले कि वो पिच जो तैयार हुई थी वो अयोध्या वाली, वो बीजेपी की देन है, क्योंकि बीजेपी ही उस पिच को तैयार की। अगर आप बीजेपी के ही पिच पे जाके बैटिंग करने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है आप अपने हिसाब से अपने मन माफिक पिच तैयार करते हैं। अगर आप उस पिच पे जाके खेलने की कोशिश करेंगे तो आप कभी भी उस पार्टी को या बीजेपी को आप कभी भी शिकस्त नहीं दे सकते हैं। अगर आप देखेंगे 2020 में जब दिल्ली में चुनाव हुआ था तो यहाँ पे पाकिस्तान के नारे, पाकिस्तान जो मुद्दा था वो खूब गरमाया था। बीजेपी राष्ट्रीय मुद्दे पे खेल के दिल्ली का चुनाव जीतना चाह रहे थे, लेकिन जब चुनाव का रिजल्ट आया तो सबने देखा, क्योंकि इसमें जो सबसे गौर करने वाली चीज़ ये थी कि उस टाइम पे केजरीवाल सीधा टारगेट मोदी को ना करके अपने काम को गिनवाते थे, क्योंकि वो ये दिखा रहे थे कि हम पाकिस्तान के मुद्दे में नहीं पढ़ना चाहते हैं, हम किसी राष्ट्रीय मुद्दे में नहीं पढ़ना चाहते, हम सिर्फ काम को लेके जनता के बीच में जाएंगे। अगर आप योगी सरकार के कामकाज को, उन्होंने कितनी नौकरियां दी और कितने लोग बेरोजगार हैं और कितने प्रतिशत लोगों की भर्ती हुई, क्या नई वैकेंसी आई, क्या नए काम हुए, क्या नई सड़कें बनी, क्या मतलब रेलवे में क्या योगदान दिया, क्या नए रेलवे स्टेशन बने, क्या यूनिवर्सिटी बनी, स्कूल कितने नए बने। तो अगर ये चीज़ें लेके आप जनता के बीच में जाएंगे तो हो सकता है कि एक बार जनता आपको एक्सेप्ट करे। लेकिन अगर आप राम मंदिर के मुद्दे को लेके जाएंगे या राम मंदिर की बातें लेके जनता के बीच में जाएंगे तो फिर जनता को यही लगेगा कि इससे अच्छी तो फिर बीजेपी है, क्योंकि बीजेपी ने ही सब कुछ। लेकिन अगर जैसे बीजेपी हमेशा ये इसका क्रेडिट लेना चाहती है कि हमने राम मंदिर बनवाया, लेकिन और अपने मैनिफेस्टो में, हमारे मैनिफेस्टो में ये था और हमने ही राम मंदिर बनवाया। लेकिन अगर आप पहले, अब चुनाव 2019 में हो गया, लेकिन अगर आप कभी भी बीजेपी के मैनिफेस्टो के देखेंगे तो उस मैनिफेस्टो में हमेशा ये लिखा होता था कि हम कानूनी प्रक्रिया के तहत राम मंदिर अयोध्या में बनवाएंगे। उसमें सीधा सीधा ये जिक्र नहीं होता था कि हम बनवाएंगे, उसमें लिखा था कानूनी प्रक्रिया के तहत। तो जब उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कानूनी प्रक्रिया, तो ये बीजेपी ने नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। हाँ ठीक है, उसकी वो जो फैसला आया, उसके जो लड़ाई लड़ी वो बीजेपी के नेताओं ने लड़ी, या शुरुआत जो हुई थी वो बीजेपी के नेताओं ने की थी, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि राष्ट्रीय मुद्दे, फिर अगर
अगर आप नोटिस करेंगे कि राम मंदिर बनने के बाद, राम मंदिर का फैसला आने के बाद बीजेपी जिस चुनाव में गई है लगभग उसको हार ही मिली। अगर आप उदाहरण आपको हम दें तो आपको झारखंड का चुनाव देख लीजिए, झारखंड में भी बीजेपी को हार मिली। हाँ, अलग बात है कि बीजेपी के जो वोट प्रतिशत है उसमें बढ़ोतरी हुई है, लेकिन बीजेपी को वहाँ भी शिकस्त मिली। फिर महाराष्ट्र में भी बीजेपी को शिकस्त मिलती है। हरियाणा में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है। और उसके बाद अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ, पश्चिम बंगाल में बीजेपी को हार मिली। असम में बीजेपी जीत दर्ज कर ली, अपनी पार्टी वहाँ उन्होंने मजबूत किया और वहाँ सरकार बनाई। लेकिन उसके बाद जहाँ जहाँ चुनाव हुए हैं राम मंदिर के फैसले आने के बाद, कहीं भी बीजेपी उसका फ़ायदा नहीं। हाँ, बिहार में भी बीजेपी, क्योंकि बिहार इसलिए भी राम मंदिर से जुड़ा हुआ है क्योंकि जब रथ यात्रा निकाली थी लाल कृष्ण आडवाणी ने, तो उस टाइम पे बिहार के मुख्यमंत्री लालू यादव ने उनको रोक के उनको गिरफ्तार करवा दिया था। तो ये सब कुछ जो मामला था ये सब कुछ बिहार से जुड़ा था। लेकिन बिहार में बीजेपी ने तो बहुत अच्छा स्कोर किया, लेकिन उसके जो सहयोगी दल थे उन्होंने उतना अच्छा स्कोर नहीं, लेकिन अभी भी वहाँ डावाडोल की स्थिति बनी रहती। इसलिए मेरा ये मानना है कि अगर बीजेपी को मात देनी है या बीजेपी को टक्कर देनी है तो आप राम मंदिर के मुद्दे पे या किसी हिंदुत्व वाले मुद्दे पे आप बीजेपी के साथ नहीं खेल सकते हैं, क्योंकि बीजेपी की वो खुद की पिच तैयार की हुई है। अगर आपको खेलना है या आपको बीजेपी को आउट करना है या सरकार से बेदखल करना है तो आपको अपनी खुद की पिच बनानी पड़ेगी, जिस पे बीजेपी को बुलानी पड़ेगी। बीजेपी के जो नेता हैं या बीजेपी के जो नेता रूपी बल्लेबाज हैं वो उस पिच पे आए, खेलें, ताकि बीजेपी के नेता आउट हों। ये नहीं कि आप उसके पिच पे जाके खेले आप आउट हो जाए। तो बस यही है कि बीजेपी को मात देने तो आपको अपनी पिच तैयार करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसे में जब हम ये देख रहे हैं कि दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो तमाम डेवलपमेंट के इशू को आगे रखती है, एजुकेशन के मुद्दे को आगे रखती है चुनावों में, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में वही पार्टी पहुंचती है और जब चुनावी मुद्दा ढूंढने की कोशिश करती है, चुनावी माहौल बनाने के लिए अगर कोई यात्रा निकालती है तो उसमें एक धार्मिक एंगल लाने की उनकी क्या मजबूरी पैदा हो गई। एक राज्य में तो आप किसी अलग मुद्दे को लेकर चुनाव जीतते हैं और सरकार में आते हैं, और दूसरे राज्य में जहां आप कोशिश कर रहे हैं तो वहां आपके मुद्दे बदल जाते हैं। हाँ, देखिए, अगर आप देखेंगे अरविंद केजरीवाल को, तो अरविंद केजरीवाल जब 2017 के चुनाव में पंजाब गए तो पंजाब में भी ऐसा लग रहा था उस समय पे कि कांग्रेस को जबरदस्त टक्कर मिलने वाली है आम आदमी पार्टी से। लेकिन जब नतीजे आए तो कांग्रेस 77 सीटें जीत गई और आम आदमी पार्टी को मिली सिर्फ 21 सीटें। हाँ, वो अलग बात है कि पहली बार चुनाव लड़ने के बाद आम आदमी पार्टी राज्य में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन उनको नुकसान हुआ, मतलब वो उस तरीके से फ़ायदा नहीं पहुंचा। लेकिन जब 2022 में चुनाव लड़ने के लिए अरविंद केजरीवाल पंजाब जाते हैं तो वो ऐलान करते हैं कि हम जैसे दिल्ली मॉडल की तरह पंजाब में भी मतलब बिजली फ्री, पानी किसानों को फ्री, क्योंकि पंजाब जो एरिया है वो वहाँ पे किसान ज़्यादा हैं। तो इस वजह से वो उन्होंने ये जो दिल्ली वाला मॉडल है कि बिजली पानी फ्री, वो मॉडल उन्होंने वहाँ भी लागू किया। वो चीज़ें उन्होंने ऐलान किया कि हमारी सरकार आएगी तो हम इतनी बिजली देंगे, इतनी हम यहाँ से यहाँ तक के जो कर्जदार हैं बिजली की, जिनका बकाया है वो हम माफ़ कर देंगे। अब वो जब उत्तर प्रदेश में पहुँचते हैं, देखिए दिल्ली में एक बहुत बड़ी जनसंख्या या एक बहुत बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश के लोगों की रहती है, यहाँ पे बस्ती, यूपी बिहार के लोग ज़्यादातर दिल्ली में होते हैं और दिल्ली यूपी से सटा हुआ है। तो अगर आप देखेंगे, क्योंकि यूपी में क्या होता है कि यहाँ पे किसानों की संख्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है, लेकिन यहाँ के जो किसान हैं वो बोरवेल वगैरह पे डिपेंड नहीं है, ये खुद का क्या कहते हैं पंपिंग सेट वगैरह लगा के पानी चलाते हैं। अगर आप पूर्वांचल में जाएंगे तो पूर्वांचल में आपको इतने बड़े बड़े किसान नहीं मिलेंगे, वो वहाँ पे कम आवाज, मतलब जैसे किसी के पास 10 बीघा है, 20 बीघा है, 50 बीघा है, इतनी वाले किसान मिलेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या है कि हर पार्टी का एक कोर वोटर है। जैसे मायावती चाहे चुनाव जीतें या हारें, कुछ भी हो, अगर मायावती 2017 के चुनाव में सिर्फ 18 से 19 सीटें पाती हैं 2000, लेकिन उनके वोट प्रतिशत में कमी नहीं आई थी। यही चीज़ें हर पार्टी के साथ है। सपा के साथ मुस्लिम वोट बैंक जाएगा, बसपा के साथ उसके SC ST वोटर जाएंगे, तो बीजेपी के वोट। अब अरविंद केजरीवाल पहली बार जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने पहले चुनाव, उन्होंने जब 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ था तो वो बनारस से मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े थे। उनकी जो रोड शो हुआ था, उनका रोड शो अगर आपने देखा होगा उस समय, तो जितनी भीड़ मोदी के रोड शो में था उतनी ही भीड़
अरविंद केजरीवाल के रोड शो में था। लेकिन जब चुनाव के नतीजे आते हैं तो फिर सब कुछ धराशायी हो जाता है, सब दावे धराशायी मतलब एकदम ख़त्म से हो जाते हैं। तो केजरीवाल एक नया प्रयोग करने के लिए यूपी में जा रहे हैं। यूपी में इन्हें पता है कि बिजली के जो बिजली पानी, यहाँ पानी की समस्या है नहीं यूपी में, तो इन्हें पता है बिजली, सिर्फ एक बिजली का वादा करके, फ्री बिजली का वादा करके आप सरकार में नहीं आ सकते। और जो सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि इन्हें पता है कि एक राज्य जो उत्तर प्रदेश है ये बहुत बड़ा है, इसमें अगर सबको फ्री बिजली देने लगेंगे या सब मतलब बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर सबको फ्री बिजली का वादा कर दिया जाए तो सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि वो तो नेताओं की बयानबाजी होती है कि कहते कुछ है, वादा कुछ और कर देते हैं और वो बाद में पूरा होना वो अलग चीज़ है। लेकिन केजरीवाल ने अभी तक का जो ट्रेंड दिखाया उनका कि उन्होंने फ्री बिजली और फ्री पानी का जो वादा किया था पहली बार जब चुनाव 2015 में, तीसरी बार जब जीत किया तो 2015 में, तब भी उन्होंने वो जो वादा किया था वो अभी भी वो निभा रहे हैं। महिलाओं को फ्री बस अभी भी सुविधाएं दे रहे हैं। तो उनका हो सकता है उन्हें ये लगाओ कि हम वादा करके अगर ना दे पाए तो हमारी किरकिरी होगी, हमें इससे अलग अलग राज्यों में नुकसान होगा। वो इसलिए ऐसे वादे कर रहे हैं या ऐसी चीज़ें खेलने की कोशिश कर रहे हैं जिससे मतलब जैसे जो पार्टियां वहाँ पे एक ट्रेडिशनल वो बन गया है कि ये पार्टियां इस समुदाय को लेके चलेंगी, ये पार्टियां इस समुदाय, तो हो सकता है केजरीवाल भी अपनी इसी में इसी तरीके की राजनीति में अपना फायदा देख रहे होंगे। लेकिन ऐसे में जब हम ये देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अयोध्या को एक केंद्र के तौर पर तमाम जो अन्य पार्टियां हैं, बहुजन समाज पार्टी का आपने जिक्र किया और आम आदमी पार्टी जिसका आज हम जिक्र कर रहे हैं, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, ये दोनों पार्टियां जब अब तक की हमने अगर देखें तो धार्मिक राजनीति या धार्मिक सिंबल्स को जुड़ी हुई राजनीति से दूर रही हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश का ये चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, जैसे आपने भी कहा कि बीजेपी की पिच पे अगर आप खेलेंगे तो आपका आउट होना वहाँ पर एक तरह से तय है। आपको अगर जीतना है तो आपको अपनी पिच तैयार करनी होगी और उस पिच पे आपको खेलना होगा। जैसे एग्जांपल पश्चिम बंगाल का भी रहा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने भरपूर जोर लगाया और तमाम तरह के कार्ड वहाँ खेले, लेकिन ममता बनर्जी ने अपनी पिच तैयार की हुई थी और उस पर वो खेली, वो बीजेपी की पिच पर नहीं गई खेलने के लिए। लग क्या रहा है, क्या डर है बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी के भीतर कि अगर अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ तो किरकिरी होगी, या उनको ये लग रहा है कि उनके पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो लोगों को अट्रैक्ट कर सके, मोबिलाइज कर सके, इसलिए मजबूरी के तहत वो ये मूव ले रहे हैं? हाँ, देखिए अगर बात की जाए केजरीवाल और बसपा की, तो बसपा ये जब इसके पहले जब 2007 में जब चुनाव हुआ तो 2007 में कोई भी मीडिया के बहुत बड़े बड़े नेता भी ये अनुमान ही नहीं लगा पाए थे कि मायावती सत्ता में वापस आएंगी। लेकिन जब रिजल्ट आए तो मायावती ने चौंका दिया सबको। तो यही चीज़ें अभी मायावती को कम आंकना, मतलब अभी तो मतलब जैसे लोग कम आंक रहे हैं कि मायावती 2017 के चुनाव में 18 सीटें या 19 सीटें आती है मायावती की, और उसमें से 11 विधायकों को उन्होंने निष्कासित भी कर दिया है। और अगर आप देखेंगे कि हाँ, बसपा के 2014 में एक भी क्या सांसद नहीं होते हैं। 2019 में जब वो सपा के साथ गठबंधन करती हैं तो सपा को नुकसान होता है। सपा को हालांकि 5 सीटें 2014 में भी सपा की थी, लेकिन 2019 में भी 5 ही थी। लेकिन नुकसान ये है कि उनके जो अपने नेता थे, जो उनके भाई थे, उनकी वाइफ डिम्पल थी, वो चुनाव हार जाते हैं, वो दूसरे नेता जीत जाते हैं। तो 5 सीटें इस बार भी उनके, लेकिन फायदा किसको, वो बसपा को, 0 से 10। तो मायावती को कम आंकना, मायावती की ही वो चाल थी कि मायावती ने ही अपना दिमाग लगाया, मायावती अपनी स्ट्रेटजी बनाने में कामयाब हुई कि वो गठबंधन में होने के बाद भी अपनी 10 सीटें निकाल के लाती हैं और अखिलेश यादव अपनी सीटें हार जाते हैं, या मतलब अपनी सीटें इन द सेंस कि अपनी उनकी वाइफ हार जाती हैं और उनके भाई अक्षय यादव हार जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। अब रही बात की केजरीवाल का, केजरीवाल के पास अभी अगर देखा जाए तो संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, वो यूपी में कुछ ज़्यादा एक्टिव है। वो मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनका जो मतलब वो कई तरह के खुलासे कर रहे हैं। उन्होंने ही राम मंदिर में ज़मीन घोटाले का खुलासा किया, जिसके बाद इतना थू हुई सरकार की। हालांकि सरकार के कई सारे नेता, या फिर ये कह लें कि राम मंदिर की जिम्मेदारी जिनको दी गई है वो लोग सामने आए और इस चीज़ को अफवाह बताए कि ये गलत है। फिर उसके बाद कई सारी चीज़ें अभी हाल ही में उनके उन्होंने एक और खुलासा किया कि जल शक्ति मिशन, हाँ, जल शक्ति मिशन में घोटाले की बात उन्होंने कही। तो अगर देखा जाए पिछले 1-1.5 साल से केजरीवाल की तरफ से, अगर आम आदमी पार्टी की तरफ से देखी जाए तो संजय सिंह को उन्होंने उत्तर प्रदेश में लगा रखा है कि आपको उत्तर प्रदेश देखना है, और वो उस तरीके से बाखूबी नजर आ रहे हैं। लेकिन
उनके पास अभी, मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास अभी कोई मुद्दा नहीं दिख रहा है ऐसा कि जिससे बीजेपी सरकार को घेरा जा सके, क्योंकि अभी एक शुरुआती दौर है। आप शुरुआत में ही ठीक है, आप अभी उभर रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि कांग्रेस को लगभग 32 साल हो गए हैं, कि पिछली बार 27 साल थे, 5 साल और हो गए, 32 साल हो गए कि कांग्रेस सत्ता में वापस यूपी में नहीं आई। तो जब इतनी बड़ी पार्टी को अभी कोई चांस नहीं मिलता दिखा, 32 साल हो गए उसको वापसी नहीं कर पाई, और तो अभी नई जब पार्टी उतर रही है उत्तर प्रदेश में, पहला चुनाव लड़ेगी, तो वो अपनी पिच तैयार करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब उसमें ये देखना होगा कि क्या सबकी तरह एक ही भेड़ चाल चलना है, या फिर उससे हटकर कुछ दिल्ली मॉडल की तरह वो कि मतलब हम ये विकास करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा कुछ वादे करके वो सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। और इन तमाम चीज़ों के बीच जिस तरह से हमने देखा कि अखिलेश यादव छोटे छोटे दलों के साथ गठजोड़ कर रहे हैं, बीजेपी भी बड़े दल के साथ गठबंधन न करके छोटे छोटे दलों को और क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं, जो छोटे छोटे दल हैं, जो जातिगत आधार पर बने हैं या बहुत 1-2 ज़िलों में या 2-4 विधानसभा सीटों पर जिनका प्रभाव है, उनको जोड़ रही है। तो क्या समाजवादी पार्टी और बीजेपी की जो ये रणनीति है, छोटे दलों को साथ लाकर चुनाव के लिए गठबंधन तैयार करना, क्या सबक ले रहे हैं ये पुराने जो बड़ी पार्टियों के साथ इन्होंने गठबंधन किए थे उससे, और क्या कुछ फ़ायदा मिल पाएगा? अगर देखेंगे 2017 का चुनाव अगर आप देख लिए तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों साथ में आए थे चुनाव लड़ने। उन्होंने उस टाइम पे नारा दिया हम साथ साथ हैं, और राहुल गांधी की सीटें, राहुल गांधी 7 सीटों पे, मतलब कांग्रेस पार्टी 7 सीट जीत सकी, और समाजवादी पार्टी को 43 सीटें मिली। लेकिन अगर आप देखेंगे कि 2019 में जब चुनाव होता है, 2019 में बसपा के साथ गठबंधन होता है, कि गेस्ट हाउस कांड के बाद पहली बार समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन होता है। उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो 2019 का जो लोकसभा चुनाव था वो सबको ये लग रहा था कि बीजेपी 35 से 40 सीटें जीत पाएगी। लेकिन बीजेपी की रणनीति कहें या जो भी कहें कि बीजेपी वहाँ 63 सीटें जीत जाती हैं, और मायावती और क्या कहते हैं, मायावती और अखिलेश यादव का इतना, मतलब एक तरह से ये कह लीजिए कि 2 धुर विरोधी एक साथ गठबंधन में आ जाने के बावजूद अगर बीजेपी को टक्कर नहीं दे पाए, तो उससे इनको पता चल गया है कि हमारी जो मतलब लोगों के बीच या जनता के बीच लोकप्रियता वो घट रही है। अब क्या है कि ये 2022 का जो चुनाव, अगर आप देखेंगे कि बीजेपी अनुप्रिया पटेल के जो साथ जाती है, कि अनुप्रिया पटेल को अपने साथ रहेगी 2014 के भी चुनाव में, 2019 के भी चुनाव, अभी हाल ही में उनको केंद्रीय मंत्री भी बना गया। अगर आप देखेंगे अनुप्रिया पटेल जो आती हैं वो कुर्मी समुदाय से आती हैं। कुर्मी समुदाय का अगर वोट बैंक आप देखेंगे तो नदी के किनारे किनारे, अगर आप गंगा नदी के किनारे देखेंगे, मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद में थोड़ा सा, फिर से आप सिद्धार्थनगर में आ जाएंगे, डुमरियागंज लोकसभा क्षेत्र आता है, तो उस इलाके में अगर आप देखेंगे कि यहाँ किनारे किनारे उनकी पड़ती है। फिर निषाद समुदाय, 2017 में बीजेपी जब यूपी के चुनाव जीत के आई तो योगी आदित्यनाथ उस टाइम पे विधायक तो थे नहीं, तो उनको जब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया तो उनकी वो सीट खाली हुई। 2017 में पहली बार गोरखपुर सीट बीजेपी हारती है। अखिलेश वहाँ पे योगी आदित्यनाथ का गढ़ जो कहा जाता है गोरखपुर, मतलब एक तरह से कह लीजिए कि पूर्वांचल का केंद्र है गोरखपुर, क्योंकि पूर्वांचल की राजनीति जो भी जहाँ से भी चलती है वो उसका केंद्र है गोरखपुर, और गोरखपुर की सीट ही बीजेपी हार जाती है। पहली बार ऐसा होता है कि 5 बार उस सीट पे बीजेपी को हराने वाले जो नेता होते हैं वो निषाद समुदाय से आते हैं। अगर आप देखेंगे जो बीजेपी को हराते हैं वहाँ पे 2017 के उपचुनाव में लोकसभा के, वो प्रवीण निषाद है। प्रवीण निषाद जो वो निषाद समुदाय से आते हैं, तो निषाद समुदाय का भी अभी बोलबाला है वहाँ पे, क्योंकि अगर इससे पहले अगर निषाद समुदाय ने कभी टक्कर दिया था बीजेपी को तो 1997 में दिया था, और उस टाइम पे भी उनके प्रवीण निषाद के पिताजी थे संजय निषाद, उन्होंने उस टाइम पे बीजेपी को टक्कर दी थी वहाँ पे। तो यही चीज़ें बीजेपी को भी लग रही हैं कि अगर मुझे, जैसे अभी संजय निषाद ने बोला कि मुझे भी डिप्टी सीएम बनना है, अगर सबकी अपनी अपनी डिमांड है तो मेरी भी डिमांड है, तो ये चीज़ें उनकी संजय निषाद का कहना है, उनके प्रवीण निषाद के पिताजी हैं, और प्रवीण निषाद अभी बीजेपी से संत कबीर नगर से सांसद हैं। तो बीजेपी के एक साथी जो है ओम प्रकाश राजभर, वो कुछ दिन पहले बीजेपी से नाराज होकर बीजेपी छोड़ के चले गए, और वो बार बार ये कहते थे कि मैं बीजेपी के किसी नेता से नहीं मिलूंगा, कुछ नहीं करूंगा, वगैरह वगैरह सारी बातें करी। लेकिन अभी हाल ही में वो बीजेपी के एक बड़े नेता से उनकी मुलाकात भी होती है। तो अब जो है, जो राजनीति होने वाली है वो यही है कि सभी लोग छोटे छोटे दलों को पकड़ेंगे, ताकि जो जैसे कुछ वोटर, जैसे कुछ जो जातिवादी नेता खड़े होते हैं, उनका अपने अपने इलाके में वर्चस्व होता है
तो वो एक सीट जीतने के लिए या एक एक दो दो सीट जीतने के लिए वो ऐसे नेताओं को अपने साथ हर पार्टियां लाने की कोशिश करेंगी जिससे 2022 के चुनाव में फायदा हो। बिल्कुल, और उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव खासा दिलचस्प होता जाएगा और यहाँ से हमारी नज़र भी रहेगी, हमारी टीम भी ग्राउंड पर है और वो तमाम जो रिपोर्ट्स हैं वो हमारे YouTube चैनल पर आ रही हैं। आप उसे लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और देखिए कि उत्तर प्रदेश की राजनीति किस तरफ जा रही है, लोगों की राय क्या आ रही है। फिलहाल आज की बात में चर्चा इतनी ही, क्योंकि तमाम राजनीतिक पार्टियां अब जोर लगा रही हैं किस तरफ जाएगा उत्तर प्रदेश का माहौल और उत्तर प्रदेश की जनता किसे वोट देगी। जानने के लिए लगातार सनराइज न्यूज़ के साथ बने रहिए। बहुत शुक्रिया।